हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसके अंतर्गत जो है आज की वीडियो में जो है हम 50 क्वेश्चनों पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। 50 क्वेश्चनों के अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे उस पर भी जो है आज की हमारा डिस्कशन होने वाला है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है आपका गुजरी महल का निर्माण। ये गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? प्रश्न है गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया? तो सबसे पहले इसमें फैक्ट आपको याद रखना है कि गुजरी महल कहाँ पर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुजरी महल कहाँ पर है। तो गुजरी महल की अगर हम बात करें तो गुजरी महल आपको कहाँ देखने को मिलता है? गुजरी महल आपको देखने को मिलता है ग्वालियर में। ग्वालियर में आपको गुजरी महल देखने को मिलता है। इसी के साथ गुजरी महल में ही आपको एक मान महल देखने को मिलेगा। तो मान महल और गुजरी महल दोनों महल आपको ग्वालियर में ही देखने को मिलते हैं और ग्वालियर के किले में ही देखने को मिलते हैं। और दोनों महलों का निर्माण, चाहे वो मान महल हो या गुजरी महल हो, दोनों महलों का निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? राजा मानसिंह के द्वारा दोनों महलों का निर्माण करवाया गया है। तो दोनों फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना कि जो आपका गुजरी महल है, गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह के द्वारा उनकी रानी जो मृगनयनी रही हैं, रानी मृगनयनी, इनकी याद में बनवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है, याद रखना। इसके बाद बात करते हैं हम ग्वालियर के किले की। ग्वालियर का जो किला है इसका निर्माण राजा सूरत सिंह द्वारा करवाया गया था। राजा सूरत सेन द्वारा जो है इसका निर्माण जो है करवाया गया था। गोपालचल पर्वत पर देखने को मिलता है। ये जो ग्वालियर का किला है ये गोपालचल पर्वत पर हमको देखने को मिलता है। ग्वालियर की बात हो रही है, ग्वालियर किले की बात हो रही है। ये इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट आपको इस प्रश्न से याद रखना है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा मानसिंह। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? प्रश्न ये पूछा गया है। ऑप्शन में आपका बुरहानपुर है, खंडवा है, धार है और पन्ना है। तो यहाँ हम बात करें अगर असीरगढ़ का किला, तो सबसे पहले हम बात करते हैं असीरगढ़ के किले की। असीरगढ़ किले का निर्माण जो है आशा नामक राजा द्वारा करवाया गया था। आशा नामक राजा द्वारा करवाया गया था और ये जो राजा थे वो अहीर वंश से संबंध रखते थे। अहीर वंश से संबंध रखते थे और इन्होंने जो है बुरहानपुर में ही इसका निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला बुरहानपुर। इसके बाद अगर हम बात करें बुरहानपुर से रिलेटेड, तो बुरहानपुर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखना। असीरगढ़ का किला ये भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? बुरहानपुर में देखने को मिलता है। उसके साथ बुरहानपुर में आपको एक शाही किला भी देखने को मिलता है। शाही किला भी आपको बुरहानपुर में ही देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो खूनी भंडारा, खूनी भंडारा भी कहाँ देखने को मिलता है? तो ये भी आपको बुरहानपुर में ही देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें, असीरगढ़ के किले का निर्माण आशा नामक राजा द्वारा करवाया गया था। शाही किले का निर्माण जो है फारूकी शासकों द्वारा करवाया गया था। और खूनी भंडारे किले का निर्माण जो है वो अब्दुल रहीम खाने द्वारा जो है करवाया गया था। तो ये पूरे फैक्ट आपको यहाँ से बुरहानपुर और असीरगढ़ के किले से याद रखना। वो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो भी आपको याद रखना कि ये जो असीरगढ़ का किला है यहाँ पर अकबर की अंतिम विजय कही जाती है। असीरगढ़ के किले को अकबर की अंतिम विजय कही जाती है और ये इन्होंने असीरगढ़ के किले को जीता था 1601 में। 1601 में जो है इनके द्वारा जो है असीरगढ़ के किले को जीता गया था। ये इनकी अंतिम विजय कही जाती है। इसी के साथ बुरहानपुर के असीरगढ़ किले को, बुरहानपुर के असीरगढ़ किले को जो है दक्षिण का द्वार कहा जाता है। दक्षिण का द्वार कहा जाता है, या इसको दक्षिण की चाबी कहा जाता है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना। बुरहानपुर दर्रा भी आपको देखने को मिलेगा। बुरहानपुर दर्रा भी आपको नीचे जो है देखने को मिलेगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर आपको बुरहानपुर दर्रा भी देखने को मिलता है। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बुरहानपुर से रिलेटेड, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3,
और प्रश्न क्रमांक 3 है हमारे पास, विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र रहा है। मतलब यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि विदेशी आकर्षण मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस स्थान पर कहा माना जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा आपका खजुराहो। खजुराहो से रिलेटेड कई फैक्ट हैं जिस पर जो है हम डिस्कशन करते हैं। खजुराहो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे खजुराहो में, तो खजुराहो का प्राचीन नाम कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि खजुराहो का प्राचीन नाम क्या है, खजूरवाहक है। खजुराहो का प्राचीन नाम आपको याद रखना है कि खजुराहो का जो प्राचीन नाम है वो क्या है आपका, खजूरवाहक है। तो पहला तो फैक्ट हो जाएगा आपका कि जो खजूरवाहक प्राचीन नाम है तो किसका है, ये खजुराहो का है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि खजुराहो कहाँ है, तो ये छतरपुर में है। कहाँ पर है ये, छतरपुर में है। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा यहाँ पर। खजुराहो में अगर आप देखोगे तो प्राचीन समय में यहाँ पर 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर केवल 22 मंदिर ही अस्तित्व में बचे हुए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, ये भी याद रखना। फिर उसके बाद बात करते हैं कि खजुराहो को जो है हम 3 भागों में बांटते हैं। खजुराहो को जो है हम 3 भागों में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं पश्चिमी, एक भाग कहलाता है पश्चिमी भाग, एक कहलाता है आपका पूर्वी भाग और एक कहलाता है आपका दक्षिणी भाग। सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण पश्चिमी समूह में किया गया है। ये प्रश्न भी बनता है कि खजुराहो में सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण किस समूह में किया गया है, तो पश्चिमी समूह में किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो पश्चिमी समूह में आपको देखने को मिलता है कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ये सारे मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, पश्चिमी समूह में। कंदरिया महादेव मंदिर को सबसे जो है बड़ा मंदिर कहा जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर को सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है और 64 योगिनी मंदिर को सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। पूर्वी समूह की अगर हम बात करें, खजुराहो में पूर्वी समूह की अगर हम बात करें तो पूर्वी समूह में हमको जैन धर्म से संबंधित मंदिर देखने को मिलते हैं, जैन धर्म से, ठीक है। तो याद रखना, जैसे कि पार्श्वनाथ मंदिर, जैसे कि आदिनाथ मंदिर, ये सारे मंदिर हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, खजुराहो में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और घंटाई मंदिर ये भी हमको कहाँ देखने को मिलता है, पूर्वी समूह में देखने को मिलता है। तो ये भी खजुराहो में है। तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, खजुराहो के मंदिर किस जिले में है। ये मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ कि खजुराहो के मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, छतरपुर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल जो दैनिक हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है, तो ये भी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, खजुराहो, ठीक है। खजुराहो कहाँ पर है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, छतरपुर में खजुराहो देखने को मिलता है। तो ये भी याद रखना। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस परिवार के राजाओं द्वारा किया गया है, तो चंदेल परिवार के राजाओं द्वारा किया गया है। याद रखना है, जितने भी मंदिर हैं 85 मंदिर थे, वर्तमान में कितने हैं, 22 मंदिर हैं। 22 मंदिर को हम 3 भागों में बांटा था, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी समूह। सबसे ज़्यादा पश्चिमी समूह में मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 जो हो जाएगा, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ। देखिए, एक मूर्तिकला का तीर्थ, स्थापत्य कला की नगरी, पत्थरों पर तराशी गई नगरी और खजूरवाहक, ये सारे नाम किसके हैं, ये सारे नाम हैं खजुराहो के। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये नाम है खजुराहो के, प्राचीन नाम है। तो ये सब याद रखना है। और अगर हम बात करें तो मंदिरों की भूमि भी किसे कहा जाता है, मंदिरों की भूमि की बात हो रही है, मंदिरों की नगरी नहीं, मंदिरों की भूमि। मंदिरों की नगरी होता तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका, उज्जैन हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात कर रहा हूँ मैं मंदिरों की भूमि, जिसका सही आंसर क्या होगा, खजुराहो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 8, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ देखने को मिलता है, सांची। और सांची कहाँ पर है आपका, रायसेन में है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, सम्राट अशोक द्वारा इसको बनवाया गया था। कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सम्राट जो है अशोक द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। तो ये
तीनों फैक्ट याद रखना। सांची पहली बात है कहाँ आपका, रायसेन में है, बौद्ध धर्म से संबंध रखता है और अशोक द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। सांची का स्तूप है ना, याद रखना, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप इसको कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 जो है आपका, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है। तो उदयगिरी की गुफा आपको कहाँ देखने को मिलती है, विदिशा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो विदिशा में है आपकी उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफाओं की अगर हम बात करें तो 20 गुफाएं देखने को मिलती हैं उदयगिरी की गुफाओं में, जिसमें गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 ये जैन धर्म से संबंध रखती हैं। गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 ये जैन धर्म से संबंध रखती हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी की 18 गुफाएं, मतलब गुफा नंबर 2 से लेकर तो गुफा नंबर 19 तक की जो 18 गुफाएं हैं, इनका संबंध जो है हिंदू धर्म से है। इनका संबंध कौन से धर्म से है, हिंदू धर्म से है। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको अलग अलग गुफाएं देखने को मिलती हैं उदयगिरी की गुफाओं में। गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 4, गुफा नंबर 5, गुफा नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट गुफाएं, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है आपका, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन है बाकी गुफा, इसके बाद है उदयगिरी, उसके बाद है सोनगिरी और उसके बाद है भीमबेटका। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भीमबेटका। भीमबेटका को ही जो है प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको जो है 700 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। 700 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 500 शैल चित्र देखने को मिलते हैं। 500 में आपको क्या देखने को मिलते हैं, शैल चित्र देखने को मिलते हैं। 700 गुफाएं प्राप्त हुई हैं आपको भीमबेटका की गुफाओं से। और ये भीमबेटका की गुफाएं भी आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, तो भीमबेटका की गुफाएं भी रायसेन में देखने को मिलती हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करें तहसील की तो ओबेदुल्लागंज आपको तहसील देखने को मिलती है। 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। याद रखना, भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में हैं, रायसेन के भी ओबेदुल्लागंज में हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में 2003 में इसको शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफाओं की अगर आप बात करें तो इनको पूरा पाषाण काल से तो मध्य पाषाण काल तक की माना जाता है, इसलिए प्रागैतिहासिक काल की जो शैल चित्र हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, भीमबेटका से। 700 आपको शैलाश्रय देखने को मिलते हैं और इन 700 शैलाश्रय में से 500 आपको शैल चित्र देखने को मिलते हैं। तो ये भी याद रखना, भीमबेटका की गुफा रायसेन में है और प्रागैतिहासिक शैल चित्र से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 जो है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है या पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर के किले को कहा जाता है, ग्वालियर को कहा जाता है, याद रखना। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 12 की बात करें तो ये है, उज्जैन महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे है, तो ये शिप्रा नदी के किनारे है। शिप्रा नदी की बात करें तो इसको मालवा की गंगा इसे कहा जाता है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, तो क्षिप्रा नदी को कहा जाता है मालवा की गंगा, ये आपको याद रखना है। और ये जो है उज्जैन महाकाल का मंदिर, यहाँ आपको देखने को मिलेगी क्षिप्रा नदी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलता है उज्जैन में और एक आपको देखने को मिलता है खंडवा में। ठीक है, उज्जैन में आपको देखने को मिलता है महाकालेश्वर और खंडवा में आपको देखने को मिलता है ओमकालेश्वर। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 जो है आपका, सोनगिरी के जैन मंदिर किस जिले में स्थित हैं। सोनगिरी के जैन मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो सोनगिरी के जैन मंदिर की अगर हम बात करें तो ये हमको दतिया में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं, दतिया में देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, ये प्रश्न भी आपको याद रखना है, सोनगिरी के जैन मंदिर कहाँ है, दतिया में। इसके बाद बात करते हैं हम, संदीपनी आश्रम
कहाँ देखने को मिलता है संदीपनी आश्रम? तो संदीपनी आश्रम हमको देखने को मिलता है उज्जैन में। कहाँ देखने को मिलता है? उज्जैन में। महेश्वर आपका कहाँ पर आता है? तो ये आपका खरगोन में आता है। कहाँ आता है? खरगोन में आता है, ठीक है। ओमकारेश्वर कहाँ आता है? तो ओमकारेश्वर खंडवा में आता है, ठीक है। ये भी फैक्ट थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो संदीपनी आश्रम कहाँ हो जाएगा आपका? संदीपनी आश्रम हो जाएगा उज्जैन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ पर है? जैसे मदन महल करके एक स्टेशन भी आपको देखने को मिलता है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? जबलपुर में। तो मदन महल भी कहाँ पर हो जाएगा आपका? मदन महल भी कहाँ हो जाएगा आपका? तो ये भी आपका जबलपुर में हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न का, जय विलास महल। जय विलास महल कहाँ देखने को मिलता है? तो ग्वालियर में देखने को मिलता है, ठीक है। ग्वालियर में देखने को मिलता है जय विलास महल। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18, जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? जैन तीर्थ स्थल नहीं है, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सांची, क्योंकि सांची अभी मैं बता चुका हूँ ये बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। बाकी के आपकी मुक्तागिरी हो जाएगा, सोनगिरी हो जाएगा और कुंडलवन हो जाएगा, ये जैन धर्म से संबंध रखते हैं। लेकिन सांची का स्तूप जो रायसेन में देखने को मिलता है, ये बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं तानसेन की समाधि। तानसेन की समाधि, तानसेन की समाधि आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो तानसेन की समाधि आपको ग्वालियर में देखने को मिलती है। और तानसेन के जो गुरु रहे हैं मोहम्मद गौस, तो गौस का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा, ये भी हमको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये भी हमको ग्वालियर में देखने को मिलता है। दो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, याद रखना। तानसेन की समाधि ग्वालियर में देखने को मिलती है, और तानसेन के जो गुरु रहे हैं मोहम्मद गौस, उनका मकबरा कहाँ देखने को मिलता है? तो ये भी हमको ग्वालियर में ही देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इसके बाद करते हैं प्रश्न क्रमांक 20, जो है हमारा, मांडू में निम्नलिखित में से कौन सा महल है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। मांडू में ही आपका रानी रूपमती महल है, मांडू में ही आपका अशरफी महल है, मांडू में ही आपका दाइका महल है, मतलब उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मांडू में ही आपको ये सारे महल देखने को मिलते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको। हाथी महल, ये भी मांडू में है। हाथी महल, हाथी दरवाज़ा, ये भी मांडू में है। जहांगीर दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, ये भी आपको देखने को मिलता है मांडू में। दिल्ली दरवाज़ा भी देखने को मिलता है, दिल्ली दरवाज़ा भी देखने को मिलता है, ये भी याद रखना। हाथी दरवाज़ा अभी बताया मैंने आपको, ये भी देखने को मिलता है। जहाज महल भी देखने को मिलता है मांडू में। और होशंग शाह का मकबरा, होशंग शाह का मकबरा, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? मांडू में देखने को मिलता है, जिसको होशंग शाह का किला, होशंग शाह का मकबरा, इसको मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। होशंग शाह का मकबरा जो है, होशंग शाह का मकबरा जो है, इसको मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। साथ ही साथ भारत में संगमरमर से बनाई गई पहली इमारत भी किसे कहा जाता है? तो होशंग शाह का मकबरा, जो कहाँ आता है? मांडू में आता है। और मांडू कहाँ आता है? धार जिले में आता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। होशंग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। साथ ही साथ जो है संगमरमर, संगमरमर के पत्थर से बनाई गई पहली इमारत, भारत की पहली इमारत होशंग शाह का मकबरा है। होशंग शाह का मकबरा है, जो कहाँ पर है? आपका मांडू में है। और मांडू कहाँ है? आपका धार में है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 21, मोहम्मद गौस का मकबरा, अभी मैं बता चुका हूँ। मोहम्मद गौस का मकबरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ग्वालियर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 22 है आपके पास। मध्य प्रदेश के बारेला में किसकी समाधि है? मध्य प्रदेश के बारेला में आपको किसकी समाधि देखने को मिलती है? तो सही आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की समाधि आपको बारेला में देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं होशंग शाह का मकबरा किस लिए जाना जाता है। देखिए, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि होशंग शाह का मकबरा जो है संगमरमर से बनी पहली इमारत के लिए जाना जाएगा। किससे बनी? संगमरमर से बनी पहली इमारत के लिए जाना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 24, जो कि है शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि देखने को मिलती है। तो शिवपुरी में ऐसा कौन सा वंश है जिसके 2 व्यक्तियों की समाधि आपको शिवपुरी में ही देखने को मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधिया। सिंधिया वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो आपको शिवपुरी में देखने को मिलती है। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 25, जो है माई का मंदिर कहाँ देखने को मिलता है। तो माई का मंदिर देखने को मिलता है अमरकंटक में। अमरकंटक की बात करें तो नर्मदा मंदिर भी यहीं देखने को मिलता है। नर्मदा नदी का उद्गम,
सोन नदी का उद्गम और जोजिला नदी का उद्गम, तीनों नदियों का उद्गम हमको अमरकंटक से ही देखने को मिलता है। अमरकंटक की अगर हम बात करें तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें एमपी में कितनी आती है, तो एमपी में 1077 आती है किलोमीटर के हिसाब से। ये आपको याद रखना है। कहाँ से निकलती है ये, अमरकंटक से। तो माई की बगिया भी कहाँ पर है, वो अमरकंटक में देखने को मिलता है, और माई का मंदिर भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, अमरकंटक में। इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक मध्य प्रदेश, प्रश्न क्रमांक 26 है। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है, तो महाकालेश्वर का मंदिर आपसे पूछा है ये कहाँ पर स्थित है, ये उज्जैन में स्थित है, ठीक है। और ये ओमकालेश्वर कहाँ स्थित है आपका, ये आपका खंडवा में स्थित है, ठीक है। तो दोनों फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर आदिनाथ, मतलब जिसको हम ऋषभ देव बोलते हैं, इसकी प्रतिमा देखने को मिलती है। भव्य मंदिरों के निर्माण यहाँ देखने को मिलते हैं, और ये जो है 52 किलो का है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की, जो है मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मंदसौर। मंदसौर जिले में जो है पशुपतिनाथ का मंदिर हमको देखने को मिलता है। इसके बाद करते हैं प्रश्न क्रमांक 29, मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ लगता है। मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ लगता है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, खंडवा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पीताम्बरा पीठ कहाँ स्थित है। पीताम्बरा पीठ कहाँ स्थित है, ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया इसमें। पीताम्बरा पीठ कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दतिया। पीताम्बरा पीठ, पीताम्बर पीठ का मेला भी कहाँ लगता है, दतिया में ही लगता है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 31, जो है आपके पास इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय आपको कहाँ देखने को मिलता है, भोपाल में देखने को मिलता है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, मतलब मानव संग्रहालय है भारत का पहला, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, भोपाल में है, याद रखना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। तो रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलता है, ओरछा। और ओरछा कौन से जिले में आता है, निवाड़ी जिले में आता है। फिर इसके बाद मांडू कहाँ आता है, धार में आता है। फिर इसके बाद मैयर कहाँ आता है, सतना में आता है। फिर उसके बाद खजुराहो कहाँ आता है आपका, तो छतरपुर में आता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, कहाँ आता है, छतरपुर में आता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो है हमारे पास भारत भवन के वास्तुकार कौन है। भारत भवन के वास्तुकार कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके चार्ल्स कोरिया। कौन हो जाएंगे, चार्ल्स कोरिया भारत भवन के वास्तुकार हैं। विष्णु श्रीधर वाकड़कर की बात करें तो भीमबेटिका की खोज इनके द्वारा की गई है। भीमबेटिका की खोज इनके द्वारा की गई थी, ये याद रखना। भीमबेटिका की खोज किसके द्वारा की गई है, विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई है। इसके बाद बात करते हैं जेम्स फॉर्सिथ, इनके द्वारा जो है पंचमढ़ी की खोज की गई थी, ये याद रखना है ना। जेम्स फॉर्सिथ द्वारा जो है पंचमढ़ी की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 34, जो है मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता था, तो मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था। क्यों, क्योंकि मिंटो हॉल में ही विधानसभा की बैठकें हुआ करती थी। विधानसभा की जो बैठकें हुआ करती थी वो कहाँ हुआ करती थी, मिंटो हॉल में। लेकिन वर्तमान में जो विधानसभा है उसका नया नाम क्या है आपका, वो है आपका इंदिरा गांधी भवन। इंदिरा गांधी भवन, तो ये नया नाम है, याद रखना है। तो इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 35, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, सांची स्तूप रायसेन में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें प्रश्न क्रमांक 35, तो प्रश्न क्रमांक 35 ये पूछता है कि जो आपके मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है वो कहाँ पर है, रायसेन में है, ठीक है। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंध रखता है और किसके द्वारा बनवाया गया था, सम्राट अशोक द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था,
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 36 की, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ आता है। तो ये आपका कहाँ पर आ जाता है, ये आ जाता है आपका रायसेन में। कहाँ जाता है, रायसेन में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहाँ लाई गई थी। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कानाकिसली में लाई गई थी। कहाँ लाई गई थी, कानाकिसली। अगर कानाकिसली की बात करें तो 1974 में कानाकिसली में जो है प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। कानाकिसली से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कानाकिसली है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क ये भी कौन सा है आपका, ये भी आपका कान्हाकिसली है, ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया वो भी कान्हाकिसली है। तो 3 प्रश्न के आंसर कान्हाकिसली हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कान्हाकिसली। इसको अभ्यारण्य कब बनाया गया था ये भी याद रखना, 1933 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया था। फिर मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क भी कान्हाकिसली को ही बनाया गया था, और कब बनाया गया था, 1955 में बनाया गया था। तो ये भी याद रखना। और प्रोजेक्ट टाइगर में इसको कब जोड़ दिया गया था, 1973-74 में जोड़ दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 38, झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति से संबंध रखता है। तो ये भील जनजाति से संबंध रखता है। भगोरिया उत्सव का आयोजन भील जनजातियों द्वारा झाबुआ में किया जाता है। ठीक है, होली के पर्व पर होता है, होली के पर्व पर होता है। 7 दिन तक इस मेले का आयोजन होता है, 7 दिन तक इस मेले का आयोजन होता है। भील जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, लेकिन समूह के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति कहा जाता है, ये याद रखना। लेकिन डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा भील जनजाति। भील का अर्थ होता है धनुष, भील का अर्थ क्या होता है, धनुष। तो याद रखना, भील का अर्थ होता है धनुष, और गौड़ का अर्थ क्या होता है, पहाड़। गौड़ का अर्थ होता है पहाड़। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगभग 38% आपको जनजातियों का 38% आपको भील जनजाति देखने को मिलती है, और 33% जनजातियों का 33% आपको गौड़ जनजाति देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 39, जो है हमारे पास भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ देखने को मिलता है। देखिए, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 2 हैं। एक आपका उज्जैन में है, और एक तो उज्जैन में है, और एक कहाँ पर है आपका खंडवा में है। उसमें आपसे पूछा है कि दक्षिण मुखी शिवलिंग कौन सा है, तो दक्षिण मुखी शिवलिंग आपको उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर देखने को मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 40, खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण या इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चंदेल वंश के द्वारा की गई है, याद रखना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 40 है आपका, बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो देखिए, बाघ की गुफा आपको कहाँ देखने को मिलती है, धार में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, धार में। बाघ की गुफाओं की बात करें तो पहले बाघ की गुफाएं कितनी थी, 9 थी। पहले बाघ की गुफाएं कितनी थी, 9 थी। पहले की अगर हम बात करें तो पहले आपको बाघ की गुफाएं 9 देखने को मिलती थी, लेकिन अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो अभी आपको केवल 5 ही बाघ की गुफाएं देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ याद रखना कि 9 आपको वर्तमान में, पहले इसकी संख्या 9 थी, बाघ की गुफाओं की संख्या 9 थी, अभी कितनी है, 5। इसकी जो पहली गुफा है उसको ग्रह गुफा कहते हैं, उसको ग्रह गुफा कहते हैं, याद रखना। इसकी जो दूसरी गुफा है उसको पंच पांडु कहते हैं, उसको पंच पांडु कहते हैं, उसको पंच पांडु कहते हैं। इसकी जो तीसरी गुफा है उसको हाथी खाना कहते हैं, उसको हाथी खाना कहते हैं। और इसकी जो चौथी गुफा है उसको रंग महल कहते हैं, उसको रंग महल कहा जाता है। और इसकी जो 5वीं गुफा है उसकी बात करें तो उसको पाठशाला कहा जाता है, उसको पाठशाला कहा जाता है। तो पहली गुफा को ग्रह गुफा, दूसरी गुफा को पंच पांडु, तीसरी गुफा को हाथी खाना, चौथी गुफा को रंग महल, 5वीं गुफा को पाठशाला। ये 5 नाम आपको याद रखना है। बाकी गुफा कहाँ पर है, धार में है।
प्रश्न क्रमांक 42, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? तो गुजरात के साथ लगती है। केवल दो जिले लगते हैं, एक अलीराजपुर लगता है और एक झाबुआ लगता है। ये 2 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के गुजरात के साथ लगते हैं। सबसे बड़ी बाउंड्री तो आपको राजस्थान के साथ देखने को मिलती है और सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को, ये फैक्ट याद रखना। प्रश्न क्रमांक 43, इसकी बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होशंगाबाद। क्या हो जाएगा? होशंगाबाद। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, हेलियोडोरस, ये इंपॉर्टेंट है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। ये आपसे पूछा गया है ये कहाँ देखने को मिलता है? तो इसकी अगर हम बात करें, गरुड़ स्तंभ की अगर हम बात करें, हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ की बात करें तो विदिशा में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, गरुड़ स्तंभ भी इसको कहा जाता है, हेलियोडोरस स्तंभ भी इसको कहा जाता है, क्योंकि हेलियोडोरस द्वारा इसको बनवाया गया था, इसलिए इसको हेलियोडोरस स्तंभ भी कहते हैं, इसको गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। अच्छा, खाम बाबा और खम्ब बाबा भी को कहा जाता है। तो खाम बाबा और खम्ब बाबा भी इसको कहा जाता है। ये सारे नाम इसी के हैं, आपको याद रखना। गरुड़ स्तंभ विदिशा में है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 45 जो है, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? मालवा की गंगा कहा जाता है शिप्रा नदी को, लेकिन मालवा की जीवन रेखा कहा जाता है चंबल नदी को। मालवा की जीवन रेखा कहा जाता है चंबल नदी को, मालवा की गंगा कहा जाता है शिप्रा नदी को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मालवा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो अभी मैं बता चुका हूं कि मालवा की जीवन रेखा कहा जाता है चंबल नदी को। ठीक है, लेकिन मालवा की गंगा पूछ लिया जाए तो आंसर क्या आएगा? शिप्रा नदी। शिप्रा नदी उज्जैन के शिप्रा नदी इंदौर के काकड़ावर्ली पहाड़ी से निकलती है, ये आपको याद रखना है। चंबल नदी इंदौर के जानापावा महू के पास जानापावा पहाड़ी से निकलती है, ये याद रखना। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 47, ISO 9001-2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला यहाँ भारत का पहले की बात हो रही है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, वन विहार नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? वन विहार नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये है आपका भोपाल में। कहाँ पर है ये? भोपाल में। तो भोपाल में है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो है, सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी की बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं देखने को मिलती है, लगभग 200 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पर होती है। ठीक है, जेम्स फॉरसिथ द्वारा इसकी खोज की गई थी। जेम्स फॉरसिथ द्वारा इसकी खोज की गई थी। महादेव पर्वत से घिरा हुआ है, महादेव पर्वत से घिरा हुआ है। फैक्ट पूछ लिया जाता है तो याद रखना, महादेव पर्वत द्वारा जो है पंचमढ़ी जो है घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 48, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? सहस्त्रधारा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर आपको कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, कई जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे नर्मदा नदी पर। उसी तरीके से सहस्त्रधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चंबल नदी की बात करें तो पाताल पानी जलप्रपात देखने को मिलेगा, झाड़ीदाहा देखने को मिलेगा। ये सारे जलप्रपात आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये सारे के सारे जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे चंबल नदी पर। कहाँ देखने को मिलेंगे? चंबल नदी पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास, लास्ट प्रश्न होता है ये हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलती है? तो ये आपको देखने को मिलती है ग्वालियर में। कहाँ देखने को मिलती है? ग्वालियर में देखने को मिलती है। साथ ही साथ याद रखना फूलबाग है ना, तो फूलबाग भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? ग्वालियर में ही देखने को मिलता है, जहाँ आपको रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी देखने को मिलेगी। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में देखने को मिलती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।